स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर हाइड्रोजन फ्यूल्स है, कौन सी नेक्स्ट बड़ी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी होने वाली है? कॉस्ट के बारे में बात करें, एफिशिएंसी के बारे में बात करें, इंडिया किसको यूज कर ज़्यादा बेटर पोजीशन में होगा कि खुद का जो ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन है उसको जल्द से जल्द हम नेट जीरो हो जाए, वो सारी चीज़ों को इंश्योर करें। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल, दोनों में से कौन सा होगा जिसको हम यूज़ कर ग्रीन ट्रांजिशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके जो नुआंसेस है उसको देखेंगे, ग्लोबल जो केस स्टडीज़ हैं उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और एक आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों में से कौन सा बेटर है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, उसके सिचुएशन के हिसाब से उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है मैड लाइफ स्टडी IQ के आज के सेशन में, जिसमें आप टेलीग्राम पे जाए, टेलीग्राम पे मैड लाइफ स्टडी IQ लिखे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अवेल हो जाएंगी, वहाँ पे आप QR को स्कैन कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर कहानी में कंटिन्यू करें तो हमारा जो एक क्लीन ट्रांजिट का पाथवे है कि हमको ग्रीन ट्रांजिशन करना है, इस पाथवे के अंदर हम सबसे बड़ा जो सवाल हमारे सामने आता है कि यार जीरो एमिशन बसेस को क्यों लाए? बस की बात कर रहे हैं, दूसरे जो व्हीकल्स हैं उनकी भी अगर बात करेंगे तो जीरो एमिशन क्यों ये ज़रूरी है कि कोई भी बस हो वो एमिट ना करें? ये सारे जो डीजल या फिर गैसोलिन, पेट्रोल, इन सब से जो व्हीकल्स चलते हैं उनमें दिक्कतें क्या हैं? अगर आप देखेंगे तो डीजल बस की अगर बात करें, लेट्स से वो सारे पोल्यूशन वाले एंगल तो हमको पता है, लेकिन कॉस्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे उसके हिसाब से कितना एफिशिएंट है, कितना फीजिबल है, उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो डीजल बसेस कॉस्ट यू अराउंड 20 से 25 पर किलोमीटर टू ऑपरेट, राइट? उनको ऑपरेट करने का ये कॉस्ट आ रहा है। उसके साथ साथ में जो बैटरी इलेक्ट्रिक वाले जो बसेस हैं ये इसको रिड्यूस कर देते हैं रफली 7 to 9 पर किलोमीटर। ये जो हमको समझ में आता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। मतलब जो डीजल वाला एलिमेंट है, ये जो बसेस हैं इसको हटाओ और बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले जो वेरिएंट ऑफ बसेस हैं उनको लाओ, क्योंकि आप देखेंगे कि सीधा रिडक्शन देखने को मिल रहा है, 1/3 हो जा रहा है या फिर 30% ही कॉस्ट उसका आ रहा है। ये चीज़ है। अब इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रुपी वी आर एबल टू सेव, राइट? 3 से 4 लाख पर ईयर पर बस ये सेविंग हो सकती है। पर बस बहुत बड़ा नंबर है और इंडिया में कितनी सारी बसेस ऑपरेट होती हैं। तो अगर ये डीजल को बसेस को पूरी तरीके से कंप्लीटली इस पे ला दिया जाए तो कॉस्ट सेव होगा। लेकिन अब इसमें आगे चैलेंजेस भी है, इतना आसान नहीं है इसको लाना। क्या चैलेंजेस उसको भी देखेंगे। उसी के साथ में इंडिया का जो गोल है ना, नेट जीरो एमिशन होना है हमको, कि हमारे जो टेल पाइप एमिशंस हैं, जो बस के थ्रू सारे जो SO2, NO2, ये सारे जो गैसेस निकलते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है और लंग की डिजीजेज और ये इस तरीके से ब्रीथ करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आप दिल्ली जैसी सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे एमिशंस बहुत ज़्यादा है, राइट? तो ये चीज़ है। अब ये 2070 को पहले हमको नेट जीरो होना है कि हम जितना भी पोल्यूशन कर रहे हैं और जितना भी कार्बन एमिशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो एमिशन है वो बैलेंस हो जा रहा है ना, नेट जीरो हो जा रहा है कि जो एमिशन हो रहा है वो अब्जॉर्ब भी हो जा रहा है। ये चीज़ हमको 2070 तक इंश्योर करनी है। और उसमें हमारा जो ट्रांसपोर्ट है ये 8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है नेशनल कार्बन एमिशन का। जितना भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते हैं उसमें से 8% तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। तो 10% समझ लीजिए बहुत बड़ा नंबर होता है ना, 1/10 है। बाकी सारे सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये जो जैसे एक फैक्टर की बात कर रहे हैं, अगर इसको ठीक कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं 10% जो एमिशन है वो ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो ये जो ट्रांजिशन है ये सिग्निफिकेंटली उसमें हेल्प करेगा कि बैटरी और इलेक्ट्रिक जो बसेस हैं उनके ऊपर काम किया जाए, उसको रोल आउट किया जाए, सो दैट अब रोल आउट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, ये सारे स्टेजेस हैं, वो सारी चीज़ें चल रही है। गवर्नमेंट का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए फेम स्कीम है। तो ये सारे नुआंसेस हैं। अब इसमें फर्दर अगर डिटेल में जाके समझेंगे कि कॉस्ट किस तरीके से आएगा, क्या इसके एंगल है, तो हमको समझ में आता है कि यार ये बैटरी इलेक्ट्रिक बसेस की बात हो रही है, ये EV समझ लीजिए ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल इसको, यानी हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो रही है, राइट? दिस इज हाइड्रोजन फ्यूल। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, हमने देखा अच्छा ठीक है डीजल है, डीजल से तो दोनों सस्ते हैं, मतलब डीजल से तो दोनों की एफिशिएंसी ज़्यादा है, सस्ते इन टर्म्स ऑफ जो कॉस्ट है, बाद में लगने के बाद में जब उसको चलाएंगे आगे तो कॉस्ट रिड्यूस होगा इनका, राइट? तो ये जो चीज़ है ये बढ़िया है, उसके साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो ये चीज़ अब इन दोनों में अगर कंपेयर करना हो तो कौन सा ज़्यादा बढ़िया है, कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो उसके बारे में बात करें तो एफिशिएंसी की अगर बात करेंगे हम तो 85 से 90% टैंक टू व्हील एफिशिएंसी, कि जितना टैंक में जा रहा है उसके बाद जितना इस्तेमाल हो रहा है इतना एफिशिएंट है। 85 से 90% एफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पे आप इसमें देखेंगे हाइड्रोजन तो 60 से 70% एफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो एफिशिएंसी के मामले में EV इज मच बेटर देन हाइड्रोजन। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर
इसमें 7 से 9 रुपये पर किलोमीटर आ रहा है, यहाँ पे 1 रुपये पर किलोमीटर आ रहा है। ये सारे ग्लोबल केस स्टडीज़ हैं जो इसको सब्सटेंशिएट करते हैं। मतलब अगर कॉस्ट की बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल और ज़्यादा सस्ता हो जाएगा इसके भी कंपेयर में, लेकिन एफिशिएंसी की बात करें तो ये ज़्यादा बेटर है। फर्दर रीफ्यूलिंग या रिचार्ज टाइम की बात करें तो फास्ट हो जाता है, ओवरनाइट फास्ट चार्जिंग उस तरीके से हो जाता है। इसी के साथ में फास्ट रिफ्यूल, इसे चार्ज करना रहता है, इसे रिफ्यूल करना रहता है, दोनों के ये नुआंसेस हैं। रेंज की बात करें 200 से 350 किलोमीटर पर चार्ज, यहाँ पे 450 से 600, मतलब रेंज की बात करें तो ज़्यादा ये लंबा चल पाएगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल। फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना महंगा लगता नहीं। ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर को 50,000 से 1.5 लाख में बन जाएगा पर चार्जर का। यहाँ पे एक्सपेंसिव स्टेशन है, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कॉस्ट जाता है इसको रिफ्यूलिंग स्टेशन और इन सबको बनाने के लिए। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो मतलब आप देखेंगे डीजल से तो कम ही है मेंटेनेंस कॉस्ट, यहाँ पे डीजल से भी ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो ये एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करता है। एंड क्लाइमेट परफॉर्मेंस में देखेंगे तो अच्छा क्लाइमेट में परफॉर्मेंस है उसका, और इसके लिए क्या है, नीड ग्रीन हाइड्रोजन टू बी वायबल, करंटली हाई कार्बन ग्रे हाइड्रोजन प्रिवेल्स, राइट। तो ग्रीन हाइड्रोजन को वायबिलिटी के हिसाब से, विजिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बेटर ऑल्टरनेटिव हमको देखने को मिलता है। तो ये इसके नुआंसेस है, इसको हमने समझा। अब रियल वर्ल्ड के कुछ एविडेंसेस और लेसन्स को हम समझते हैं सो दैट हम ये कह पाए कि इंडिया में भी ये रेप्लिकेट किया जा सकता है, कौन से वाले के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं, या ईवी या फिर ग्रीन हाइड्रोजन। अब उसकी बात करें तो मॉन्टपेलियर फ्रांस में एक रीजन है, वहाँ पे सिटी है। तो देखेंगे इन्होंने अपना जो हाइड्रोजन बस का जो ऑर्डर था इसको कैंसिल कर दिया और ये कहा कि इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 गुना ज़्यादा है ना, हाइड्रोजन बसेस के अगर बात करें ईवी के कंपेयर में 6 गुना ज़्यादा कॉस्ट था। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, इसका बहुत बड़ा दिक्कत क्या है कि आप देखेंगे कि इसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ हायर, यू विल फाइंड मेंटेनेंस कॉस्ट और ये सब, ये 2 से 2.5 गुना इससे ज़्यादा है। तो ये जो रीजन है फ्रांस में एक सिटी है, इसको कैंसिल कर देते हैं अपने ऑर्डर को, ये कहते हुए कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अब ये फिजिबल नहीं लग रहा है उस हिसाब से देखें तो क्या ईवी फ्यूचर होगा, आगे समझेंगे इसके बारे में। उसके साथ साथ में एसन एंड मुल्हन जो जर्मनी में रीजन है, वहाँ पे हम देखेंगे कि इन्होंने स्ट्रगल्ड विद द हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग लॉजिस्टिक, राइट। बसेस नीडिंग 89 किलोमीटर डिटॉर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट नियरली डबल डीजल और बीईवीज। तो ये भी सिग्निफिकेंट, इनका भी सेम केस स्टडीज है, उस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी ये ऑर्डर उस तरीके से कैंसिल होते हैं एंड देन आफ्टर थिंग्स आर नॉट प्रोसीडिंग फर्दर। बोल्जानो इटली में अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन जो बसेज है उनका कॉस्ट सिग्निफिकेंटली हाई है। अगर आप डीजल के कंपेयर में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपेयर में बात करेंगे, सेम कैलिफोर्निया की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट आपको समझ में आएगा 35 पर किलोमीटर, जो कि बहुत सिग्निफिकेंटली हाई है। और आप डीजल के कंपेयर में देखेंगे तो उतना ही देखने को मिलता है हमको, राइट। तो ऐसा तो कुछ बढ़िया चीज़ हो नहीं रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे तो ये सारे ग्लोबल केस स्टडीज़ कहीं ना कहीं ये सब्सटेंशिएट करते हैं कि सारी चीज़ें जो है हम बोल रहे हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ है, लेकिन अभी भी हमको बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, सो दैट हम उसका जो कॉस्ट है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर पाए। अभी वो चीज़ नहीं है, राइट। ये चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, उसको स्केल पे, बड़े लेवल पे उसको ले जाना है अगर तो। इंडिया का आउटलुक और स्केलेबिलिटी की बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हमने ग्लोबल एग्जाम्पल्स देखे ऐसे होता है, इंडिया में किस तरीके से हो रहा है अगर उसको समझे तो ग्रीन हाइड्रोजन 300 रुपये किलो के रेट पे चल रहा है। अब ये हाइड्रोजन बस needs 100 kilometer per 3 days, right? That means 3000 per day fuel cost आता है उसका, compared to 900 per day for BEV in Delhi, right? जो दूसरे जिसकी हम बात कर रहे थे डीजल जो व्हीकल्स हैं उनके कंपेयर में देखेंगे तो कॉस्ट इसका ज़्यादा आ रहा है, फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है। तो ये एक चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हाइड्रोजन स्टेशन बहुत ज़्यादा उसको स्टैब्लिश करने में कॉस्ट लगता है, कैपिटल कॉस्ट लगता है। ईवी का कंपेयर में बहुत ज़्यादा, हमने जैसे देखा था पिछले वाले चार्ट में, पावर ग्रिड के जो चार्जेस जो कॉस्ट होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, राइट। ये सिग्निफिकेंटली हाई कॉस्ट है। तो इंडिया के भी कॉन्टेक्स्ट में हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल है वो जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करना कॉस्टली लग रहा है हमें। ईवी ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव है, और डीजल और ईवी और हाइड्रोजन में कंपेयर करना है तो डीजल को हटाओ, ईवी बढ़िया है। हाइड्रोजन के कुछ चैलेंजेस हैं, अगर चैलेंजेस को ठीक किया जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस तरीके से देखेंगे तो ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जो हाइड्रोजन अडॉप्शन की बात करता है। उसमें हैवी ड्यूटी जो व्हीकल्स है, वाटर ट्रांसपोर्ट्स है, केरला हाइड्रोजन वैली जो है, उन सब की बात करता है। उसके साथ साथ में कॉस्ट पैरिटी के बारे में बात करें कैसे होगा, तो 2030 तक समझा जा रहा है कि हाइड्रोजन बसेस का जो कॉस्ट होगा वो जब स्केल अप इतना हो जाएगा, फिर सब्सिडीज मिलेंगी, उन सब को देखकर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा, उन सब को देखकर कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो शायद हम पैरिटी पे ला पाए, लेकिन जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगा वो तभी भी हाई होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगा वो तभी भी हाई होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब एक स्ट्रैटेजिक क्राइटेरिया फॉर मुंबई की बात करें कि मुंबई में किस तरीके से सिचुएशन हो रहा है इसी के रोल आउट को लेकर, तो ऑपरेशनल नीड्स की बात करें तो मुंबई के जो बस रूट्स हैं उसमें आप देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी, शॉर्टर लूप्स
रिटर्न टू डिपो डेली, बैटरी वर्सेस हाइड्रोजन रिकंसिडरेशन की बात करें तो रेंज और टर्न अराउंड के बेसिस पे सारी चीज़ें होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फीजिबिलिटी की बात करें तो बिल्डिंग और मेंटेनिंग हाइड्रोजन स्टेशंस इन मुंबई डेंस जोन कॉस्टली एंड स्पेस कंज्यूमिंग। तो सारे ये चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं ऑपरेशन के लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे। क्लाइमेट गोल्स की बात करें तो बैटरी बसेस चार्ज जो ईवी की बात कर रहे हैं फ्रॉम रिन्यूएबल, जैसे सोलर डिपोट्स पे लगाए हुए वहाँ पे, आर मोर एफिशिएंट देन हाइड्रोजन विद लॉसेस इन लिक्विफैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ईवी ज़्यादा बेटर है हाइड्रोजन के कंपेयर में, इसके ये सब लेवल पे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बजट की बात करें तो हमको देखने को मिलता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है ये हमको कम देखने को मिलता है उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आप देखेंगे सारी चीज़ें हो जाएंगी, स्टिल हाइड्रोजन का जो कॉस्ट है दैट इज या ऑपरेशनल लेवल पे वो बहुत चैलेंज देखने को मिलता है। तो एक फाइनल रिकमेंडेशन ये होता है कि जो बैटरी इलेक्ट्रिक बसेस होती है, राइट, जो ईवी की जो हम बात कर रहे हैं, आर करंट प्रैग्मेटिक चॉइसेस फॉर मुंबई क्लीन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके लिए। मतलब अगर डिच करना है डीजल को तो वी कैन ऑप्ट फॉर बीवी, दैट इज इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक जो बसेस हैं, और जो हाइड्रोजन वाला विजन है उसको रखना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। और लोअर डेली एंड लाइफस्टाइल कॉस्ट होगा, सिंपलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई एनर्जी एफिशिएंसी है, बेस्ट फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के जो भी टाइमलाइन के जो अर्बन लूप्स हैं वहाँ पे घूमना होता है बसेस को, तो उन सब के लिए ज़्यादा बढ़िया है ये इलेक्ट्रिक जो बसेस वाला एग्जाम्पल है, ये सूट करता है उसमें। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जो बसेस की बात करें तो इनकी नीश वैल्यू होगी फॉर लॉन्ग हॉल हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस, बहुत लंबा ड्यूरेशन है या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ों को कैरी करना है, तो उस केस में जैसे इंटरसिटी या इंडस्ट्रियल रूट्स हैं वहाँ पे ये शायद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एमरजेंसी की जो ट्रांजिट नीड्स है वहाँ पर बैटरी चार्जिंग इज इम्प्रैक्टिकल, राइट। उसी के साथ में आफ्टर 2030 इफ ग्रीन हाइड्रोजन कॉस्ट फॉल्स एंड रीफ्यूलिंग नेटवर्क मैच्योर्स, तब हो सकता है कि शायद ग्रीन हाइड्रोजन का जो इस्तेमाल है हम उस लेवल पे कर पाए। तो अगर एक सिंपल आंसर में देखें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी हाइड्रोजन सेल, उसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल जीतता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तरफ से उसका इस्तेमाल बढ़ेगा भी, और जब तक हाइड्रोजन सेल उतना एफिशिएंट नहीं हो जाता है, उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो चैलेंजेस है, ये रिड्यूस नहीं हो जाते, तब तक ईवी डोमिनेट करेगा। ये चीज़ हमने समझा ग्लोबल एग्जाम्पल से, मुंबई के एग्जाम्पल से, और ये सारे नुआंसेस, राइट। गवर्नमेंट की स्कीम्स है, दोनों को पुश कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए इफ यू सी शॉर्ट टर्म में ईवी विक्ट्री करता है इसमें, एंड देन आफ्टर जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है मैच्योर होगा, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा, एंड फ्यूचर में विल सी कि वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा। तो ये सारे नुआंसेस थे। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसका जो भी करेक्ट आंसर आप इसको कॉमेंट में लिस्ट डाउन कीजिए, उसके साथ साथ इसका करेक्ट आंसर आपको मैड लाइव स्टडी IQ पे भी मिल जाएगा। उसके साथ में मेंस के लिए क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है टेलीग्राम पे, आपको मैड लाइव स्टडी IQ पे इसका जो आंसर है वो लिखना है, सो दैट आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसको स्कैन करके सेंड करेंगे, एंड मैं इवैल्यूएट करके आपको जो भी उसका करेक्ट नंबर होंगे वो दे दूंगा। तो उस तरीके से आप देखिए स्ट्रक्चर का क्या हिंट है, उस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे आपको उसको लिखना है, एंड देयर आफ्टर उसी के साथ में मैड लाइव स्टडी IQ को आप ज्वाइन करें। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं, स्कैन से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस तरीके से। और उसी के साथ में अगर आप 12th जस्ट फिनिश किया आपने, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, तो स्टडी IQ आरंभ को ज्वाइन कर सकते हैं आप, या आपके कोई फेलोज़ है, आपके कोई नोन में है जो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, तो 2028 में IAS का एग्जाम देने का सोच रहे हैं। तो अगर ये विजन है तो 2025, 6, 7, 8 3 ईयर का मास्टर प्लान, 25, 26, 27, 28 में क्या करना है, कब क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक कब पढ़ना है, सारी चीज़ें, BA बेस्ट डिग्री है कि नहीं है, ऑप्शनल कौन सा चुने, क्यों बहुत सारे लोग फेल करते हैं UPSC में, उसके साथ साथ सिलेबस क्यों आपको IAS बनाएगा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को वहाँ डिस्कस किया गया है। तो स्टडी IQ आरंभ अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ में आई होप एंड विश कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।